नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे, आपको पता है, और जो कल हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था कि भारत में पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी कि जो 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार के जो प्रयास हुए वो हम देख रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले राजा राममोहन राय के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजा राममोहन राय के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा कर, लेकिन इनका जन्म राधानगर बंगाल में मई 1772 में 22 मई 1772 को हुआ। पिता का नाम रमाकांत राय, जिन्हें राय की उपाधि बंगाल के नवाबों ने दी। इनके इतने सारे उपनामों का जंजाल हमने देखा था। साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी देखी थी। पुस्तकें जिसमें आप तुहफात उल मुवाहिदीन कहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फारसी भाषा में आई थी, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था। एक मंजारतुल अध्यान था, एक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस थी, ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, और साथ ही एक हिंदू उत्तराधिकार के नियम थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। फिर हमें बात करनी थी समाचार पत्रों की, हमने जहां अपनी चर्चा रोकी थी। अब हम समाचार पत्रों की बात करते हैं कि राजा राममोहन राय के समाचार पत्र, ठीक है ना दोस्तों। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो हम चर्चा कर रहे हैं राजा राममोहन राय के बारे में। किसके बारे में? राजा राममोहन राय के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमें देखने थे इनके पत्र, यानी कि समाचार पत्र कौन कौन से थे, ठीक है ना। पहला समाचार पत्र आप ध्यान रखेंगे जो था वो था संवाद कौमुदी। कौन सा था? संवाद कौमुदी। ये इनका सबसे पहला समाचार पत्र था, संवाद कौमुदी। कब आया? 1821 में, ठीक है ना। कौन सी भाषा में? तो आप कहेंगे कि ये बांग्ला भाषा में, यानी कि बंगाली भाषा में, ठीक है ना। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो और इसे आप प्रज्ञा चांद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रज्ञा चांद। ये राजा राममोहन राय का पहला समाचार पत्र, ठीक है ना। संवाद कौमुदी, जिसे प्रज्ञा चांद के नाम से भी जाना जाता है, ये बांग्ला भाषा में 1821 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये किसी भारतीय द्वारा संचालित, आप कहेंगे कि किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। ये इसकी खासियत है संवाद कौमुदी की। और इंपॉर्टेंट विशेषता है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये किसी भारतीय द्वारा संचालित, चलाया गया, संपादित, जिसका संपादन किया गया, और प्रकाशित, यानी कि संपादित हुआ। ये इनका मुद्रणालय, छापाखाना भी इनका था। ये तीनों चीजें किसी समाचार पत्र के साथ हुई और ये तीनों भारतीयों द्वारा की गई। तो पहला पत्र संवाद कौमुदी है, जिसका प्रकाशन कब हो रहा है? 1821 में, ठीक है ना। कौन सी भाषा में? बांग्ला में। आप इसे संवाद कौमुदी को और क्या कह सकते हो? प्रज्ञा चांद भी इसे कह सकते हो। काफी महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। एग्जामों में कई बार इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए दूसरा समाचार पत्र देखते हैं, मीरातुल। वैसे कहा तो मीरात उल जाता है कि मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार। कब आया? 1822 में, ठीक है ना। कौन सी भाषा में? नाम से पता चल रहा है कि इसकी भाषा होगी फारसी। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। मीरात उल अखबार फारसी, यानी कि इस्लाम धर्म से भी काफ़ी प्रभावित है। हमने पहले भी देखा था इनकी एक पुस्तक के बारे में, तुहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवाद की बात करें, एक सा पत्र भी निकाला इस्लाम धर्म में इन्होंने जन जागृति लाने के लिए, मीरात उल अखबार 1822 में, जो फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा। इसकी भी एक विशेषता है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। हम लोगों ने गवर्नर जनरल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था एडम्स, लॉर्ड एडम्स के बारे में पढ़ा था, जो 1823 में
गवर्नर जनरल थे बंगाल के। किसके थे? बंगाल के जीजी थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बंगाल के जीजी। ये एडम्स जो है एक एक्ट लेके आए जिसको हमने कहा था अनुज्ञप्ति अधिनियम। क्या कहा था? अनुज्ञप्ति अधिनियम। अनुज्ञप्ति अधिनियम या लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में एक्ट आया था। ये अनुज्ञप्ति अधिनियम जो एक्ट है, ये एक्ट क्या है, किस बात के लिए आया? तो इस एक्ट में एडम्स ने कहा था कि अगर आपको मुद्रणालय की स्थापना करनी है, मुद्रणालय यानी कि छापाखाना जहां अखबार छपते हैं, बनाए जाते हैं, अगर उस मुद्रणालय की आपको स्थापना करनी है या आपके पास में वो है, तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसीलिए इसको लाइसेंसिंग रेगुलेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लाइसेंसिंग रेगुलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में लाइसेंस है तभी आप उस मुद्रणालय से अखबार का संपादन कर सकते हो, पत्र निकाल सकते हो, समाचार पत्र। बाकी उसे जब्त कर दिया जाएगा, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये एक आया था। और राजा राममोहन राय के पास इस पत्र के लिए कोई भी मुद्रणालय लाइसेंस वाला नहीं था, या इसके लिए वो लाइसेंस नहीं ले पाए, क्योंकि इन्होंने लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी उसे बहुत टफ कर दिया। यानी बहुत जटिल प्रक्रिया थी, जो सामान्य इंसान उस लाइसेंस को नहीं ले सकता, इतनी जटिल प्रक्रिया थी। इसीलिए इसके ऊपर यानी कि इस मिरातुल अखबार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। और साथ ही एक पेपर के ऊपर और भी हमने चर्चा करी थी, एक पत्र को और बंद किया था, और बकिंगम का था, और वो था कलकत्ता जनरल। कौन सा था? कलकत्ता जनरल। इस समाचार पत्र की हमने चर्चा करी थी, जो बर्किंगम का था। किसका था? बर्किंगम का। बर्किंगम का समाचार पत्र था, कलकत्ता जनरल। इसके ऊपर भी रोक लगाई थी, और अपने मिरातुल अखबार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया एडम्स ने। कौन से अधिनियम के तहत? अनुज्ञप्ति अधिनियम, लाइसेंसिंग रेगुलेशन के तहत। कंप्लीट है? यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे समाचार पत्र की। और कौन कौन से समाचार पत्र है तो आप ध्यान रखेंगे। तीसरा समाचार पत्र, समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका। एक आपको इनके कुछ नाम ही ध्यान रखना है आपको। समाचार चंद्रिका ये कौन सी भाषा में थी? तो ये हिंदी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? हिंदी भाषा में। एक है ब्रह्मनिकल। ब्रह्मनिकल ये कौन सी भाषा में थी? तो ये अंग्रेजी भाषा की मैगजीन थी। अंग्रेजी भाषा की मैगजीन, पुस्तिका थी, एक मैगजीन थी अंग्रेजी भाषा की, ब्रह्मनिकल, ठीक है ना। समाचार चंद्रिका, ब्रह्मनिकल। एक आप ध्यान रख सकते हैं बंगदूत। बंगदूत कौन सी भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देख लीजिए आप, क्योंकि मैंने बताया था इन्होंने सभी भाषा का अध्ययन किया था और हर धर्म से कुछ ना कुछ ग्रहण किया, हर धर्म को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप। हमने कुछ समाचार पत्रों की बात कर ली, इनके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करी संवाद कौमुदी की, 1821 में आया। और ये जो संवाद कौमुदी 1821 में आया, ये बांग्ला भाषा में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? प्रज्ञा चांद के नाम से। और ये किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित, प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है ना। दूसरा है मिरातुल अखबार, 1822 में आया। ये फारसी भाषा में है। इसकी विशेषता यह है कि अनुज्ञप्ति अधिनियम जो बंगाल के गवर्नर जनरल एडम्स थे वो लेकर आए, इसके तहत आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके पास मुद्रणालय भी नहीं हो सकता। इसी के तहत इसके ऊपर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई, ठीक है ना। और समाचार चंद्रिका हिंदी भाषा में, ब्रह्मनिकल अंग्रेजी भाषा की मैगजीन है, और बंगदूत बांग्ला भाषा में आया समाचार पत्र है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख समाचार पत्र है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कंप्लीट है? चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, तो हम राजा राममोहन राय की जो सामान्य चर्चा थी उनके ऊपर बात कर चुके हैं। हमने देख लिया है कि उनका जन्म स्थान, पापा का नाम, उपनाम, समाचार पत्र,
पुस्तकें, इनके बारे में चर्चा कर ली, यानी कि इनका पोथी का नाम ने पढ़ लिया, राशन कार्ड पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि इन्होंने कार्य क्या क्या किए, इनके विचार क्या थे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजा राममोहन राय के विचार। क्या देख लेते हैं? विचार। विचार, ठीक है ना। देखिए, एक तो ये आप कहेंगे कि ये मानवतावादी थे, आप कह सकते हैं कि आप मानवतावादी थे। क्या थे? मानवतावादी। और आप विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। किसकी? विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। यहां से मैं एक आपको प्रश्न निकाल के दूंगा, जो प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी में। विश्व बंधुत्व की भावना का मतलब है कि ये पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना चाहते हैं बंधुता के भाव से। वो ये कहते हैं कि पूरा विश्व एक हो। और इन्होंने जो अपना राष्ट्र संघ है, यानी आप कहे तो राष्ट्र संघ की कल्पना इन्होंने पहले ही कर ली थी। राष्ट्र संघ की कल्पना इन्होंने पहले ही कर ली थी, यह प्रश्न पूछा हुआ है। राष्ट्र संघ की कल्पना इन्होंने पहले कैसे कर ली? राजा राममोहन राय इन्होंने कहा कि हमें इस पूरे विश्व को सुधारने के लिए एक ऐसा संघ बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक राष्ट्र का एक सदस्य हो गया ना राष्ट्र संघ। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों के मिले जुले सदस्य, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हमें पूरे विश्व को सुधारने के लिए हमें एक संघ बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक राष्ट्र का एक सदस्य हो। तो इन्होंने राष्ट्र संघ की कल्पना पूर्व में कर ली, पहले ही कर ली। पूर्व कल्पना किसकी? राष्ट्र संघ की। और ये प्रश्न पूछा हुआ है जो आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि ये मानवतावादी थे और इन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते थे। अब देखिए विचार, ये ईसाई धर्म से काफी प्रभावित थे, आपको ही पता है, ईसाई धर्म से प्रभावित थे भाई साहब। और तो ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य, आधुनिक पाश्चात्य कह सकते हो आप, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। यानी कि ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक है। ये पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लागू करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने तो रिक्वेस्ट कर दी कि अंग्रेजी को राजकीय भाषा बना दो। इन्होंने अंग्रेजी को भारत की राजकीय भाषा बनाने की बात कही। राजकीय भाषा, इन्होंने कहा कि अंग्रेजी को राजकीय भाषा बना दो भारत की, ठीक है ना। उस समय फारसी थी राजकीय भाषा भारत की, इन्होंने कहा फारसी की जगह अंग्रेजी को आप राजकीय भाषा बनाओ। ये बात भी इन्होंने कही। देखिए, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, ये बात इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा जो है, अगर पाश्चात्य शिक्षा भारत में लागू नहीं हुई और अगर ये जो भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति चलती आ रही है, यानी प्राच्य शिक्षा प्रणाली जो है भारत में वो प्रणाली चलती रही और पाश्चात्य शिक्षा लागू नहीं हुई, तो भारत एक कूप मंडूक रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कूप मंडूक, यानी कि कुएं का मेंढक। कि भारत में अगर, इन्होंने कहा कि भारत में अगर पाश्चात्य शिक्षा लागू नहीं हुई तो भारत एक कुएं का मेंढक, कूप मंडूक बनकर रह जाएगा। ये बात भी इन्होंने कही। यही नहीं रुके, ये भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे। कोई हैरत की बात नहीं है, ये भी चाहते थे कि अपना भारत आजाद हो। ये भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे। लेकिन इन्होंने कहा कि भारत को तुरंत स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भारत को, अंग्रेजों से कहा कि भारत को तुरंत स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, पहले भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी दो, प्रशासन में हिस्सेदारी दो, और उसके बाद में भारत को आजाद करो। यानी कि ये चाहते हैं कि अभी तक भारत को आजाद नहीं करना चाहिए, अभी भारतीय इतने शिक्षित नहीं हुए कि वो भारत के प्रशासन को चला सके, इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी भारत को आजाद मत करो। भारत की तुरंत स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये कह रहे हैं कि पहले भारतीयों को आप प्रशासन में जिम्मेदारी दो, प्रशासन चलाना सिखाओ, और जब वो सीख जाए उसके बाद भारत को आजाद करो और भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को क्या करो? लागू करो।
ठीक है ना। ऐसी बातें राजा राममोहन राय ने कही, हालांकि वो स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसके बाद में भारतीयों को क्या करना चाहिए, आजाद। कंप्लीट है। और देखिए ये धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के कट्टर विरोधक थे, कट्टर विरोधक। ये भारतीय समाज को सुधारना चाहते हैं और जो भारत में कुरीतियां है इनको मिटाना चाहते हैं। कुरीतियां उस समय की तो आप कह सकते हैं उस समय सती प्रथा है प्रमुख कुरीति, और क्या कहेंगे आप तो बाल विवाह है, ये भी एक कुरीति है जो मिटाना चाहते थे। और क्या है, बहुपत्नी प्रथा है, बहुत सारी पत्नियां रखने की प्रथा, ये भी कुरीति है। और आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं अवतारवाद, और आप कह सकते हैं पाखंडवाद, और आप कह सकते हैं जातिवाद। ये तत्कालीन भारतीय समाज की जो प्रचलित है बुराइयां थी, जो चरम सीमा पर थी, और राजा राममोहन राय इन कुरीतियों के बिल्कुल खिलाफ है और इनको मिटाना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं। एक आप मूर्ति पूजा भी कह सकते हैं, मूर्ति पूजा के भी कट्टर विरोधक थे ये। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं तो सामान्य सी बात है कि मूर्ति पूजा में भी क्या होंगे, विरोधक। यानी कि ये बातें आप ध्यान रखेंगे। राजा राममोहन राय के विचार स्पष्ट दिख रहे हैं कि समाज को सुधारना चाहते हैं और ईसाई धर्म से, पाश्चात्य शिक्षा से बहुत प्रभावित है, उसको लागू करना चाहते हैं भारत में। मानवतावाद की है, विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। इन्होंने राष्ट्र संघ की कल्पना पूर्व में ही कर ली, ठीक है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। और ईसाई धर्म से प्रभावित है, आप ईसाई धर्म से प्रभावित है और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लागू करना चाहते थे। इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजी को राजकीय भाषा बना दो फारसी की जगह, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि अगर पाश्चात्य शिक्षा भारत में लागू नहीं हुई तो भारत एक कूप मंडूक, कुएं का मेंढक बनकर रह जाएगा। ये स्वतंत्रता के समर्थक थे, ये चाहते थे कि देश आजाद हो, लेकिन ये तुरंत स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। कह रहे कि पहले भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी दो, जिम्मेदारी दो, सिखाओ उन्हें कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है, उसके बाद उन्हें आजाद करो, ठीक है। और ये धार्मिक कुरीतियां जो है हमारे समाज में प्रचलित थी, उनके बिल्कुल विरोधक थे। ये सती प्रथा के विरोधक है, आंदोलन छेड़ दिया इसके खिलाफ, तो अभी हम देखेंगे। ये बाल विवाह के विरोधी है, बहुपत्नी प्रथा के विरोधी है, अवतारवाद कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, ये अवतारवाद है, इसके खिलाफ थे। पाखंडवाद, इसके भी खिलाफ थे ये। और जातिवाद के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, या आप इसे कह सकते हैं पुरोहितवाद, कि पुरोहित खुद को इस समाज में सबसे उच्च वर्ण का समझता है, दूसरों के साथ छुआछूत करता है, वो है पुरोहितवाद। और पुरोहितवाद के भी बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि ये इन सभी कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं। ये राजा राममोहन राय के विचार है जो आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इनके द्वारा किए गए कुछ कार्य देख लेते हैं हम कि क्या क्या कार्य किए इन्होंने इस समाज को सुधारने के लिए। अब कुछ संस्थाओं की स्थापना करेंगे और ये जो सभी संस्थाएं हैं इनकी स्थापना बंगाल में होगी। कहां पे होगी? बंगाल में। यानी कि हम ये जो सभी संस्थाएं हैं ये बंगाल में देखने वाले हैं। बंगाल क्या क्या स्थापना करी इन्होंने, देखिए। सबसे पहले 1814-15 में किसकी स्थापना करी? तो आप कहेंगे आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1814-15 में। यहां पर एक प्रश्न बनेगा कि राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किसकी सहायता से करी? तो जब आपको पूछ लिया जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसकी सहायता से हुई, तो आप कहेंगे कि द्वारिकानाथ टैगोर की सहायता से। टैगोर की सहायता से आत्मीय सभा की स्थापना की गई, ठीक है ना। द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता, जिनके बारे में हम देखेंगे अभी, द्वारिकानाथ टैगोर की सहायता से बनी। क्या है आत्मीय सभा? आत्मीय सभा मीटिंग, ठीक है ना। ये मीटिंग करेंगे इस आत्मीय सभा में और समाज सुधारकों के साथ कि किस प्रकार ये जो समाज में व्याप्त कुरीतियां
जो भी हमने देखी, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, बहुपत्नी, सती प्रथा, ये सब कुरीतियां, इनको समाज से मिटाया कैसे जाए, इसके लिए मीटिंग करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना करी। कंप्लीट है आत्मीय सभा। और किसकी स्थापना करी, तो आप और कहेंगे कि और स्थापना करी हिंदू कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कब करी, तो आप कहेंगे 1817 में। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता, हिंदू कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई, तो आप हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से की गई, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि डेविड हेयर की सहायता से, डेविड हेयर की सहायता से हिंदुओं की शिक्षा के लिए ये हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखिए 1825 एक इन्होंने स्थापना करी वेदांत कॉलेज की। किसकी स्थापना करी, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई आप बताएंगे, 1825 में हुई। वेदांत कॉलेज किस लिए स्थापित किया गया, सबसे पहले आपको देखना वेदांत, वेदांत किसको कहा जाता है दोस्तों, वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। किसको कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदों के कई पार्ट होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, आपने देखा होगा। जो उपनिषद होते हैं वो वेदों का अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंत वेदांत, यानी उपनिषद अंतिम भाग होते हैं। उपनिषद जो है ये ज्ञान पक्ष की बात करते हैं, जो बाकी वेदों में जो मंत्र है, जो ऋचाएं हैं, उनमें कर्म कांडों की बात की गई है। लेकिन उपनिषदों में जो वेदांत होते हैं, उपनिषद होते हैं वेदों के, इनमें ज्ञान की बातें की गई है, ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया, ठीक है ना। इसमें कहा गया है, इसमें किस प्रकार ब्रह्म व जीव में एकता स्थापित करने का मार्ग बताया गया है, एकता स्थापित करने का मार्ग बताया गया है, ठीक है ना। कि वेदों में यह बताया गया किस प्रकार आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्त कर सकते हो। मैंने कहा था ना, एक होता है ब्रह्म, और ब्रह्म ने इस जीव जगत को बनाया है, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, और ये जो जीव है ये किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म में विलीन हो सकता है, एक हो सकता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वो मोक्ष का मार्ग बताया गया उपनिषदों में, ठीक है ना। और उपनिषद में काफी ज्ञान की बातें आपने पढ़ा तो होगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी कि उपनिषदों में ऐसी ज्ञान की बातें बताई गई, सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है ना। ऐसी ज्ञान की बातें उपनिषदों में, इसलिए राजा राममोहन राय उपनिषदों की शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है ना। इसमें उपनिषदों में के अध्ययन का उद्देश्य ही होता है अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब है समाप्ति। उपनिषदों का उद्देश्य क्या है, उपनिषदों के अध्ययन का उद्देश्य ही है कि अज्ञान की समाप्ति। जो मनुष्य में अज्ञान पाया जाता है, वो समझ नहीं पाता इस संसार के वास्तविक स्वरूप को, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को, उस अज्ञान को मिटाना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। और किस प्रकार एक जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये मार्ग बताया गया है। और सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ऐसी ज्ञान की बातें बताई गई है। इसलिए ये उपनिषदों की शिक्षा के समर्थक थे, और उपनिषदों की शिक्षा के लिए इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1825 में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 3 चीजें आपने स्थापित कर दी कोलकाता में। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में किसकी सहायता से, द्वारिकानाथ टैगोर की सहायता से। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से 1817 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, किसके लिए, उपनिषदों की शिक्षा के लिए। एक और आप ध्यान रखेंगे, बंगाल में 1825 में ही बंगाल यूनिटेरियन की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, एक संघ की स्थापना करी थी, बंगाल यूनिटेरियन। एक समाज सुधारकों के यूनिट बनाया था बंगाल यूनिटेरियन, ये भी ध्यान रखेंगे आप 1825 में। तो ये प्रमुख 4 बातें हैं किसकी, राजा राममोहन राय की द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं, जिनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है। अब ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज स्थापना कहाँ हुई, तो आप कहेंगे बंगाल में। ब्रह्म समाज की स्थापना भी कहाँ पर है, बंगाल में, बंगाल, ठीक है ना। हम चर्चा करते हैं ब्रह्म समाज की।
जिसे आप पहले ब्रह्म सभा कहते थे, ये ब्रह्म सभा आगे जाकर ब्रह्म समाज का स्वरूप लेगी। इंपॉर्टेंट है, डेट आपको ध्यान रहनी चाहिए, 20 अगस्त 1828 लिख लेना, इंपॉर्टेंट है दिमाग में। 20 अगस्त 1828 काफी बार पूछी हुई डेट है। ब्रह्म सभा की स्थापना, हम ब्रह्म सभा के बारे में देख रहे हैं, किस लिए की गई? तो उद्देश्य है राजा राम मोहन की मान्यताओं के अनुसार, राम मोहन की मान्यताओं के अनुसार समाज में सुधार करना। राम मोहन की मान्यताओं के अनुसार समाज में सुधार करना, यह उद्देश्य है ब्रह्म सभा का। राजा राममोहन राय की मान्यताएं मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, अवतारवाद, ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां इनको मिटाना चाहते हैं। ये राजा राममोहन राय की मान्यता है, इसके लिए प्रयास करना है इस ब्रह्म सभा को, जिसमें काफी सारे व्यक्ति होंगे। तो राम मोहन राय की या इस ब्रह्म समाज की अवधारणा क्या थी? एक प्रश्न आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पूछ लिया जाए कि इस ब्रह्म समाज की अवधारणा क्या थी, ठीक है ना। 3 प्रकार की अवधारणाएं जो आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, एकेश्वरवाद में। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के साथ ही विश्वास करता है नैतिकता में, और ब्रह्म समाज विश्वास करता है आस्तिकता में। 3 प्रकार की अवधारणाएं। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर, जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नैतिकता मानव आचरण पर बल देता है कि मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे मानव के प्रति क्या सही है व्यवहार में, क्या गलत है। और आस्तिकता कि वो आस्तिक है, ऐसा नहीं है कि नास्तिक है, भगवान में विश्वास ही नहीं करता, विश्वास करता है, लेकिन किस में करता है? एकेश्वरवाद में। जब एक ईश्वर को मानता है यानी कि ईश्वर में विश्वास करता है तो आस्तिकता है इसकी अवधारणा, ठीक है ना। नैतिकता और एकेश्वरवाद 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं किसकी? इस ब्रह्म समाज की, ब्रह्म सभा की, ठीक है ना, जो आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है, ये ब्रह्म सभा की हम बात कर रहे हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज के या ब्रह्म सभा के पहले मंत्री कौन थे? पहले मंत्री, तो आप ध्यान रखेंगे ताराचंद्र चक्रवर्ती। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के पहले मंत्री थे। कौन थे? ताराचंद्र चक्रवर्ती, ये इनके पहले मंत्री थे। ये था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई इस समाज को सुधारने के लिए। अब ये ब्रह्म समाज तो आगे काफी बढ़ता जाएगा, विभाजन होगा 1866 में, 1878 में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। एक और राजा राममोहन राय के द्वारा कार्य किया गया सती प्रथा, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सती प्रथा, सती प्रथा, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। क्यों? इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई, जिनका नाम क्या है तो आप बताएंगे कि उनका नाम है जगमोहन। जगमोहन था इनके भाई साहब का नाम, और जगमोहन जी की जो है 1811 में मृत्यु हो गई, यानी कि जगमोहन जी 1811 में इस दुनिया को छोड़कर दूर, बहुत दूर और बहुत दूर चले गए। किससे? राजा राममोहन राय से। जब राजा राममोहन राय से जगमोहन दूर चले गए तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी ने भी क्या कर ली, तो पत्नी सती हो गई। जगमोहन के साथ उसकी पत्नी यानी कि राजा राममोहन राय की भाभी जी क्या हो गई? सती हो गई। इस बात से गहरा आघात पूछा राजा राममोहन राय को, और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन ही छेड़ दिया। और राजा राममोहन राय के प्रयासों से, यानी राजा राममोहन राय सफल भी हुए, और उसमें गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। 1828 से 35 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं विलियम बेंटिंग, और विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगा दी, या इसे
गैर कानूनी घोषित कर दिया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि राजा राममोहन राय सफल हुए किसमें, अपने प्रयासों में सती प्रथा पर रोक लगाने में। अब यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं सती प्रथा पर? पहला प्रश्न तो किसकी सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाई या सती प्रथा पर पाबंद हुआ? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन? तो विलियम बेंटिंग, ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट तक गवर्नर जनरल बंगाल के होते हैं और उस गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता। यानी कि 1829 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने क्या कर दी? सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन से नियम के तहत सती प्रथा पर रोक लगाई गई? तो आप कहेंगे कि नियम संख्या 17 के तहत। किसके तहत? 17 के तहत। अब आपको एग्जाम में यूं नहीं पूछा जाएगा 17 कौन सा है, आपको एग्जाम में दिया होगा 10 और 7, ये वाला 17 आपको एग्जाम में मिलेगा। इस नियम के तहत इन्होंने क्या कर दिया? सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई? तो आप बताएंगे कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक है वो बंगाल प्रांत में लगाई गई थी। कहाँ पर? बंगाल में लगाई गई थी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई? बंगाल में। और अगले ही वर्ष इसे बंबई में भी रोक लगा दी गई या और इसे साथ ही मद्रास में भी लागू कर दिया गया। बंबई और मद्रास में भी अगले वर्ष लागू कर दिया गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक कहाँ लगाई गई? बंगाल में, और उसके बाद बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। ये थी सती प्रथा पर रोक जो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि राजा राममोहन राय के जो बड़े भाई साहब है जगमोहन, उनकी मृत्यु हो रही है। मृत्यु के बाद उनकी भाभी जी भी सती हो गई। इसके बाद इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया सती प्रथा के खिलाफ, विरोध में आ गए और इस प्रयासों में सफल हुए। विलियम बेंटिंग ने आखिरकार 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सफल हुए नियम संख्या 17 के तहत। सर्वप्रथम बंगाल में लगाई गई रोक, फिर बाद में बंबई और मद्रास में भी लगा दी गई। ठीक है, आज की चर्चा हमने क्या क्या कर ली? तो हमने सर्वप्रथम राजा राममोहन राय के कुछ समाचार पत्रों के बारे में देखा। ठीक है ना? समाज कौमुदी, मिरातुल अखबार, समाचार चंद्रिका, ब्रह्म निकल, भंगदूत कंप्लीट है। उसके बाद में हमने इनके कुछ विचार देखे कि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के ईसाई धर्म के कट्टर समर्थक है। ये कह रहे हैं कि भारत में अगर पाश्चात्य शिक्षा लागू नहीं हुई तो भारत कूप मुंडक यानी कुएं का मेंढक बनकर रह जाएगा। ठीक है ना? ये तुरंत स्वतंत्रता के विरोधक थे। इन्होंने कहा कि पहले प्रशासन में जिम्मेदारी दो भारतीयों को, सिखाओ कैसे प्रशासन चलाया जाता है, उसके बाद आप इन्हें क्या दो? आज़ादी दो। तीसरा, हमने कुछ संस्थाओं की बात करी। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और बंगाल यूनिटेरियन की स्थापना भी 1825 में। ठीक है ना? और हमने बात करी ब्रह्म सभा की या ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की 20 अगस्त 1828 को समाज को सुधारने के लिए। ठीक है ना? और ताराचंद्र चक्रवर्ती पहले मंत्री थे। सती प्रथा पर रोक लगाई गई 4 दिसंबर 1829 को। कल हम चर्चा करेंगे कि कैसे मुगल शासक अकबर सेकंड जो है वो इनको इंग्लैंड भेज रहा अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए विलियम चतुर्थ के पास। वहाँ उनकी मृत्यु हुई, वहाँ उनके स्मारक जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम कैसे ब्रह्म समाज आगे बढ़ा, कैसे उसमें विभाजन हुआ, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।